गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस चैनल पे। हम लोग एटम चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और इनसे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, The angular momentum of an electron in hydrogen atom in ground state is, बताओ तो क्या आएगा आंसर इसका। बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट देखो तो, सेकंड पॉस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बताए थे ना, वही सब ऑर्बिट पॉसिबल होता है, ओनली दोज ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसका सॉल्यूशन का बात करें, हम लोग जान रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, L जो होता है वो क्या होता है n/h/2π। पढ़े थे ना ये, n क्या था 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इंटीग्रल था। तो कौन सा स्टेट का बात कर रहा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n का वैल्यू कितना 1, तो n की जगह अगर 1 रखोगे ग्राउंड स्टेट में क्या होता है n = 1 होता है। कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, बताया ना ये एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो अगर n की जगह 1 रख दोगे तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आ जाएगा h/2π होगा। कौन सा ऑप्शन है h/2π। इजी क्वेश्चन है ये, समझ में आया ना, टिक कर लो h/2π। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे लाइमन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब आया था, लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके आता है, कौन से स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे। कहीं से भी जंप करके आए, 2 से 3 से 4 से। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब 2 से 1 पे जंप करके आएगा। और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब इन्फिनिटी से 1 पे जंप करके आएगा। यहाँ पे देखो किसका बात किया जा रहा, पी फंड सीरीज का, है ना। तो पी फंड बताए थे p से 5, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आना है, n = 5 पे। तो कहाँ से आ सकता है, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से और हायर ऑर्बिट से आ सकता है ना। तो 5 पे जंप करके आना है। तो देखो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का इस बार कैलकुलेशन नहीं पूछा, इस बार रेशियो पूछ लिया, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, रेशियो पूछा है तो देखो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कैलकुलेशन से क्या होता है, बताओ फॉर्मूला इसका 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, R/z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है ना, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मिनिमम, ये सबसे पहले मैक्सिमम का बात करें, पी फंड सीरीज का बात करना है ना, पी फंड सीरीज का, पी फंड सीरीज का, पी फंड सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगा वो कब मिलेगा, कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन जंप करके, लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा पी फंड के लिए 5, कहाँ से जंप करके आएगा 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो n2 का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं क्या, मैक्सिमम का बात करें तो कहाँ से जंप करवा के लाएंगे 6 से, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए। तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 1/λ मैक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/λ मैक्स इज इक्वल टू बताओ और हाइड्रोजन एटम का बात किया जा रहा है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन बोला जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम का ही बात करो, ठीक है। तो ये z² है ना, तो कितना हो जाएगा 1, कहाँ पे जंप करके आ रहा बताओ 5 पे ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस कहाँ से 6 से, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा, R एलसीएम लो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 25 है और ये -1/36, एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीपल ही होगा, ठीक है, दोनों का मल्टीपल ही होगा। तो देखो तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, चलो इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों का अगर मल्टीपल है तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा और वो वहाँ जाएगा, ठीक है ना, होता है जब दोनों प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आ गया R, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम दोनों का मल्टीपल ही होगा, तो मल्टीप्लाई करके मत लिखो, ऐसा लिख दो ना 25 × 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहे हैं,
बताओ 1/λmax इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r ब्रैकेट में कितना 11 बाय में 25 इंटू 36 रहने तो इसको बाद में सॉल्व किया जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लें, लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो 1/r 25 इंटू 36/11 समझ गए। लैम्डा मैक्स का वैल्यू है इतना रखो, आर का वैल्यू मत रखने जाओ। अगर बोलता कैलकुलेट करने तो 1/r की जगह क्या रखना था 912 बता चुके हैं ना, लेकिन रेशियो है ना तो रेशियो के लिए इतना ही रखो काफ़ी। चलो फिर मिनिमम वेवलेंथ के लिए बताओ, मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करोगे फॉर मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या बार हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करके आएगा, फिफ्थ पे है, कहाँ से इन्फिनिटी से, तो n1 का तो वैल्यू 5 होगा लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी से, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा ना। तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1/n1 5 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। r 1/25 माइनस समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, ये कितना आया, इसको रेसिप्रोकल ले लो, ये कितना आएगा r/25 होगा ना, रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r इंटू क्या हो जाएगा 25 होगा ना, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो, ठीक है। ये 1/25 है तो ये 25/1 हो जाएगा, समझ गए। तो ये रहा लैम्डा मिनिमम का वैल्यू और ये रहा लैम्डा मैक्स का वैल्यू, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट करना है ना, तो रेशियो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रेशियो जानना है इसका, तो लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम, बताओ लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना 25/36 है ये 1/r 25 इंटू 36/11, ठीक है। बाई में लैम्डा मिनिमम कितना है 1/r इंटू 25/1 है ना, ये 1/1 कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जा रहा है बताओ 25 इंटू 36/11 इंटू क्या 1/25 होगा, 25 से 25 कट जाएगा, कितना आया 36/11, तो ये रहा लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा मिनिमम है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है 36/11, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ में आया। तो इस टाइप का पूछ लेता है, समझ गया ना। तो दिल पे हिम्मत रख के सॉल्व करना पड़ेगा, पत्थर रख के सॉल्व करना पड़ेगा, समझ। वैल्यू पूछा होता तब तो यहाँ पे हम बता चुके हैं, पूछ लिया था मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है 1/r की जगह क्या रखना है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लिख लो, ठीक है, लिख लिए। यहाँ पे एक चीज लिख लेना पी फंड सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ फॉर, अच्छा ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। फिर फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या होता है n1 का वैल्यू 5 और n2 कहाँ से जम करके आएगा 6 से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्या मतलब है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का, कौन सा ऑर्बिट फोर्थ, ध्यान से थर्ड देख के n=3 मत लिख देना, समझ में आया ना। ये भी देखना है थर्ड ऑर्बिट बोला है, थर्ड एनर्जी लेवल बोला है या एक्साइटेड स्टेट बोला है। अगर एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट को ना बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नहीं हाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो कौन सा ऑर्बिट होगा फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सबसे पहले समझ लो, अगर n=1 यहाँ पे लिख रहे हैं, n=2 कितना होता है एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट पे -13.6, n=2 पे -3.4, n=3 पे -1.5, चलिए अभी यहाँ तीन ही ले रहे हैं, ठीक है ना, तीन ही ऑर्बिट का बात करें। अगर मान लो इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जंप करके कहाँ आता है, हम लोग पढ़े थे सिर्फ 1 पे आ रहा हो डायरेक्ट 2 पे आ रहा हो, है ना।
बीच में अगर रहेगा रास्ता तो यहाँ भी तो जंप करके आ सकता है। ठीक है, क्या पढ़े थे बताओ? ये हो सकता, हम लोग ये जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज जो पढ़ रहे थे, हम लोग लाइमन सीरीज में क्या पढ़े थे? इन्फिनिटी से 1 पे आया, 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया। तो ऐसा भी हो सकता था 3 से 1 पे डायरेक्ट नहीं, 3 से पहले 2 पे गया हो तो एक तरीके का वैल्यू निकलता, फिर 2 से 1 पे गया हो फिर एक तरीके का वैल्यू निकलता। ठीक है, तो यहाँ सवाल का जो है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच कैन बी एमिटेड, कितने तरीके का स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकता है। अगर मान लो n = 3 ले रहे हो, अब यहाँ पे तो n = 4 होगा ना। ठीक है, n = 3 ले रहे हो, तो बताओ तो क्या क्या बना सकते हो सकता था 3 से डायरेक्ट जंप करके 1 पे आओ, या हो सकता है क्या? हाँ, तो एक टाइप का वेवलेंथ निकलेगा, क्या निकलेगा? एक टाइप का वेवलेंथ निकलेगा। हो सकता है 3 से डायरेक्ट 1 पे ना, 3 से पहले 2 पर गया हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ जंप किया हो, तो यहाँ एक टाइप का वेवलेंथ निकलेगा λ2। ठीक है, फिर 2 पे जाने के बाद फिर जंप करके कहाँ पे आया हो? 1 पे, तो यहाँ एक टाइप का निकलेगा। और कोई तरीका है क्या 3 से 1 पे लाने का? या तो डायरेक्ट आया होगा, या तो यहाँ ठहर गया होगा बस स्टैंड पे। समझ में आया ना? ठीक है, तो कितना टाइप का वेवलेंथ निकला? 3 टाइप का स्पेक्ट्रल लाइन निकला ना। ठीक है, ये तो 3 ही था तो इतना सोचना पड़ा। 4 रहेगा तब सोच के दिखाओ। 4 रहेगा तो बोलेगा 3 पे गया होगा, 3 से फिर डायरेक्ट जंप करके 1 पे गया होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो 3 पे गया होगा, फिर 2 पे भी गया होगा, फिर 1 पे भी गया हो, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? टाइम टेकिंग। तो इसके लिए ये तो ठीक है, कम रहेगा तो तुरंत कर सकते हो। तो 3 रहेगा तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? वो याद रखो, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड। ठीक है, तो याद रखना इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखो, n × n-1/2। ठीक है, जहाँ n का जो वैल्यू है वो है ऑर्बिट नंबर, एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल, कौन सा एनर्जी लेवल? या फिर ऑर्बिट नंबर, और क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट नंबर। समझ में आया ना? ठीक है, चलो तो इस सवाल का बताओ तो आंसर क्या आएगा? कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बात किया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम में जहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखे हैं वहाँ पे कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब दैट इज क्या बोल सकते हैं? n = 4 है ना। n का वैल्यू कितना? 4। तो कितना, क्या पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल हो सकता है? n × n-1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा? n का वैल्यू कितना है? 4 -1/2, तो कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा ये बाहर में 2 रहा और अंदर में 4 - 1 3, कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। इसमें देखो हम लोग कैलकुलेट करके नहीं देखे, हम लोग डायरेक्ट करके डायरेक्ट हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन से बताएं कितना आ रहा है? 3। फॉर्मूला से देखो तो करके क्या आएगा? n का वैल्यू कितना, कहाँ से आ रहा है? 3 से ना। 3 × 3 - 1/2, तो ये हुआ 3, ये हुआ 2, बाई में क्या 2, कट जाएगा। कितना है आंसर? 3 है ना। 3 यहाँ पे समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दे रखा है, ये तो पता भी होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे यही एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का। इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल -0.85 टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कर रहा? ग्राउंड स्टेट से कर रहा। मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख के बताओ, -0.85 कौन सा ऑर्बिट का एनर्जी है? 4। और -1.51 कौन सा है? 3। कहाँ से जंप करके कहाँ आ रहा? दिया हुआ है 4 से 3 नहीं, क्या दे रखा था? एनर्जी दे रखा था। तो तुम याद नहीं रखोगे एनर्जी लेवल डायग्राम तो बता भी नहीं पाओगे कहाँ से कहाँ जंप किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी दे रखा है और ये एनर्जी लेवल। ठीक है, बताओ तो एनर्जी कितना दे रखा है?
-13.6 दिया हुआ है, -13.6 किसका है ये? ग्राउंड स्टेट का ना। ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी लेवल कौन सा? इक्वल टू 1। फिर देखो तो ट्रांजिशन कहाँ से कर रहा है? ट्रांजिशन -0.85 से -0.85 से कहाँ पे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जंप कर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके आया है कि नहीं? ठीक है, तो ये बताओ तो कौन सा ऑर्बिट है? n इक्वल टू कहाँ पे होता है एनर्जी? -0.85 फोर्थ ऑर्बिट होता है, तो n इक्वल टू 4 कहाँ जंप करके आया? 3, तो n इज इक्वल टू 3 पे आया है ना, होगा 4 से 3 पे आया। तो देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला? वही होगा ना 1/λ। लेकिन तुमको क्या ये पता था? ये इससे ना पता करना था ये, तो समझ गए ना, ऐसे ऐसे सॉल्व भी आता है। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? R/z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, R का वैल्यू लास्ट में बैठाएंगे, जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर। कहाँ पे जंप किया करके आया है? 3 पे ना, -1/n2, n2 का वैल्यू कितना? 4। चलो सॉल्व करो तुम लोग, आंसर बताओ। समझ गया ना, ऑर्बिट लेवल नहीं दिया था, एनर्जी लेवल नहीं दिया था। सॉल्व करो। कैसे होगा? R1 को तो रहने दो, हटाओ। हाँ यहाँ बताओ, 1/9 माइनस 1/16। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 9 × 16 होगा। ठीक है, R एलसीएम रहने दो, 144 आएगा। 144 मत लिखो, ऐसा टुकड़ा में लिखा करो, मल्टीपल में लिखा करो। 9 से कट जाएगा 16, माइनस 16 से 9 बार। ठीक है, 16 में 9 हो गया, कितना? 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ बना रहे 1/λ इज इक्वल टू R 9 - 16, 7/9 × 16। ठीक है, 1/λ कैलकुलेट करना है, लैम्डा, तो 1/r हो जाएगा इंटू 9 × 16/7 होगा ना। चलो 1/r का वैल्यू कितना लेना है? 912। ठीक है, और ये कितना? 9 × 16 कितना होता है? 144। बाई में क्या आएगा? ये 7। सॉल्व करो जल्दी, बताओ कितना आएगा, किस में आएगा? अगर यहाँ 912 लिख दिया तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1861.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करने आना चाहिए समझ में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि पता करना था एनर्जी लेवल दे रखा है तुमको, ये जब तक नहीं पता चलेगा कहाँ से कहाँ जम किया तो इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये पता लगा लिया कि 4 से 3 में आया। ठीक है, चलो ये एक पार्ट हुआ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड। फिर देखो सेकंड पार्ट क्या बोला, टू विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग। कौन सा सीरीज में आएगा? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, कौन सा? कहाँ पे जंप करके आ रहा इलेक्ट्रॉन? थर्ड पे। फर्स्ट पे आता है तो क्या होता है? लाइमन सीरीज। सेकंड पे होता है तो बाल्मर सीरीज। थर्ड पे आया तो पास्चन सीरीज। ठीक है, तो कौन सा सीरीज में बिलोंग कर रहा तो लिख लो। To which series of the hydrogen spectrum does this wavelength belong? तो लिखो this wavelength belongs to the Paschen series। तो क्या होगा आंसर इसका सेकंड पार्ट का? this wave। लिखो it belongs to the
Paschen series of hydrogen spectrum. समझ गए? इट बिलोंग्स टू पास्शन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. समझ गए? ठीक है ना. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं समझ में ना. एनर्जी लेवल डायग्राम विथ ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट किसको बोल रहे हैं, ये सब चीज अच्छे से पता होना चाहिए. समझ में आया ना. क्वेश्चन जो भी आएगा इसी टाइप से आता है. समझ में आया ना. लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लिख लेना तुम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट. n इज इक्वल टू टी. ठीक है, n इज इक्वल टू 2 दे रखा है. नहीं भी दिया होता तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो दे रखा है ना. n इज इक्वल टू कितना? 2. कौन सा एक्साइटेड बोला? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू 2. ठीक है, टोटल एनर्जी दे रखा है ना. टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा इस स्टेट में? क्या होगा बताओ. देखो तो एक फॉर्मूला लिखवाए हैं. टोटल एनर्जी क्या होता है बताओ तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में. माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखवाए थे, है ना. काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना. टोटल एनर्जी तो दे रखा है, तो टोटल एनर्जी की जगह वैल्यू बैठा तो कितना है टोटल एनर्जी का वैल्यू? -3.4. ठीक है, -3.4. और इधर कितना है? ये क्या है? माइनस काइनेटिक एनर्जी. तो माइनस से माइनस कैंसिल. काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ गए? ठीक है ना. और बताओ सेकंड वाला क्या है? ये पढ़े थे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे. देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बोले थे ना यूज में आता है. ऑब्जेक्टिव तो टिक करने आ जाता है. देखो पोटेंशियल एनर्जी जानना है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो यहाँ पे. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताओ कितना है? 3.4. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 5 मिनट हो. ठीक है, समझ गए. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना. देख लो जल्दी से. देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ, हेडिंग दो, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल. क्या इनका लिमिटेशन था? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल. ठीक है, फर्स्ट लिखो. This model is applicable only for hydrogen atom. H atom लिखना, पूरा मत लिखो. This model is applicable only for hydrogen atom and hydrogen like atom. This model is applicable only for hydrogen atom and hydrogen like atom. ब्रैकेट में लिख दो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ये जो मॉडल था ना किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हो.
तो हीलियम के लिए होगा क्या? हीलियम का तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर। He+ के लिए होगा क्या? हाँ, He+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है, समझ में आया? तो He+ के लिए होगा, ठीक है। सेकंड, it does not take into account the wave nature of electron. It does not take into account the wave nature of electron. It does not take into account the wave nature of electron. फुल स्टॉप। बता चुके हैं ये ड्यूअल नेचर ऑफ एडिशन पढ़े थे ना, मैटर वेव, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव, कि कोई भी लाइटर पार्टिकल होता है मूव करता है तो उसका एक वेव भी होगा। तो ये इसमें क्या बोले, वेव नेचर के बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, ठीक है ना। थर्ड, it violates VIOLATES it violates Heisenberg's uncertainty principle. It violates Heisenberg HEISENBERG's Heisenberg's uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा है, मतलब ओबे नहीं कर रहा। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, चलो बताओगे तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हो गया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता दे रहे हैं, लिख लो पहले। फोर्थ पॉइंट, he cannot explain splitting of spectral lines. He cannot explain splitting of spectral lines. He cannot explain splitting of spectral lines in electric field. In electric field, ब्रैकेट में लिख दो स्टार्क इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख दो स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। लिखिए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख दो स्टार्क इफेक्ट, लिखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख दो जीमैन इफेक्ट, XEE, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस आते हैं, इन लिमिटेशंस को लिखना होता है, समझ में आया ना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।